हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त आशु धिंगड़ा और आज हम करेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का ऑप्टिमलिटी टेस्ट मोदी मेथड से। स्टेपिंग स्टोन मेथड से मैंने ऑप्टिमलिटी टेस्ट अपनी लास्ट वीडियो में करवा दिया था, इसलिए आज हम करेंगे मोदी मेथड। उससे पहले आपको फ्रेंड्स ये तो पता ही है कि ऑप्टिमलिटी टेस्ट करने से पहले हमें जो है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है, जिसके कि 3 मेथड्स हैं। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, लीस्ट कोस्ट एंट्री मेथड एंड वैम मेथड। अगर हमें क्वेश्चन में स्पेशल दिया हो कि हमें ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम किस मेथड से सॉल्व करनी है, तब हम उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में कोई भी मेथड ना दिया गया हो, तब हम हमेशा क्या है, वैम मेथड यूज करते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इसके बाद जो ऑप्टिमलिटी टेस्ट है वो इजी हो जाता है। तो ये जैसे हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने जो ये पहले ही जो है वैम मेथड से ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है। आगे मैं आज आपको इसका ऑप्टिमलिटी टेस्ट करवाऊंगी। यही सेम क्वेश्चन जो मैंने इसी सेम क्वेश्चन को स्टेपिंग स्टोन मेथड से भी करवाया था, तो मैंने वहां पर इसको पहले वैम मेथड से सॉल्व करके दिखाया था। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आज हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या है, ऑप्टिमलिटी टेस्ट करेंगे। ऑप्टिमलिटी टेस्ट करने के लिए सबसे पहले तो वही जो है कि हमें कंडीशन देखनी होती है कि कहीं ये केस डीजेनरेसी का तो नहीं है। कंडीशन क्या होती है, m प्लस n माइनस 1। m होता है नंबर ऑफ रोज, हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1 2 3 4, प्लस n होता है नंबर ऑफ कॉलम्स, 1 2 3, माइनस 1। ये आ गया 4 प्लस 3 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6। अब जो हमारे हैं कि 6 ही है जो हमारे वो ऑक्यूपाइड सेल्स होने चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो मतलब हमारा क्वेश्चन सही है, हमें सीधा ऑप्टिमलिटी टेस्ट करना पड़ेगा। नहीं तो क्या है, कई बार डीजेनरेसी का केस होता है। तो देखिए यहाँ पर हमारे जो है 6 ही है वो ऑक्यूपाइड सेल्स हैं, 1 2 3 4 5 6। ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि हमें जो हमारे अनऑक्यूपाइड सेल्स हैं उनकी वैल्यूज निकालनी है। स्टेपिंग स्टोन मेथड में हम इनकी वैल्यूज लूप्स बनाकर निकालते थे, लेकिन आज हम जो है अनऑक्यूपाइड सेल्स की वैल्यू निकालेंगे R और K की मदद से। R जो है वो क्या होता है, जो वैल्यू हम रो को असाइन करेंगे, और K मतलब जो वैल्यूज हम कॉलम को असाइन करेंगे। यहाँ पे हम इसको असाइन कर देते हैं रो को, R1 R2 R3 R4, और कॉलम को असाइन कर देते हैं K1 K2 K3। इनकी हेल्प से हम जो है अनऑक्यूपाइड सेल्स की वैल्यूज निकालेंगे। अब जो ये सारी वैल्यूज हैं R1 R2 R3 K1 K2 K3, ये क्या है, अननोन है। सबसे पहले हमें इनकी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी अनऑक्यूपाइड सेल्स की वैल्यू निकालने के लिए। तो इनमें से क्या है कि हम किसी भी एक वैल्यू को 0 एज्यूम कर लेते हैं बाकी वैल्यूज निकालने के लिए। तो मैं R1 को एज्यूम कर रही हूँ 0, आप किसी भी R2 को भी कर सकते हैं, R3 को भी कर सकते हैं, R4 को भी कर सकते हैं, या K1 K2 या K3 को भी कर सकते हैं। अब जो है R1 की वैल्यू 0 है, तो इससे जो है कि हम K1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो कैसे, सिर्फ हम वैल्यू ऑक्यूपाइड सेल्स की कोस्ट से ही निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले वैल्यू कैसे निकलेगी K1 की, R1 प्लस K1 इज इक्वल टू कोस्ट ऑफ ऑक्यूपाइड सेल। तो R1 की वैल्यू यहाँ पे हमारे क्या है, 0, K1 की हमें फाइंड करनी है, और इनके दोनों के जो ये कॉरस्पॉन्डिंग ये जो कोस्ट है ऑक्यूपाइड सेल है, सिर्फ हम ऑक्यूपाइड सेल से ही वैल्यू निकाल सकते हैं। इसकी कोस्ट क्या है, 2। तो K1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 माइनस 0। K1 की वैल्यू आ जाएगी 2। तो K1 को हम वैल्यू असाइन कर देते हैं 2। आगे सेम हम ऐसी वैल्यूज निकालेंगे। अब हमें जो है K1 की वैल्यू पता चल चुकी है, तो
इसके कोरस्पॉन्डिंग ये देखिए यहाँ पे इसके जो है ये ऑक्यूपाइड सेल्स है, तो इससे हम क्या है R4 की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, R4 प्लस K1 इज इक्वल टू कोस्ट ऑफ ऑक्यूपाइड सेल 1। R4 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, प्लस K1 की वैल्यू जो हमने पहले निकाल ली यहाँ पर 2 इज इक्वल टू 1। तो R4 की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 2, ये आ गई -1। तो R4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। ऐसे ही हम बाकी भी वैल्यूज निकालेंगे। अब जो है R4 से यहाँ पर ये जो है ऑक्यूपाइड सेल है, तो इससे क्या है K2 की वैल्यू निकल सकती है। वो कैसे निकालेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी R4 प्लस K2 इज इक्वल टू कोस्ट ऑफ ऑक्यूपाइड सेल 6। R4 की वैल्यू है -1 प्लस K2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है इज इक्वल टू 6। K2 की वैल्यू आ जाएगी 6, ये माइनस है इधर आके +1, K2 इज इक्वल टू 7। K2 की वैल्यू आ गई 7। अब यहाँ पर ये ऑक्यूपाइड सेल है, तो K2 से हम R3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो कैसे आएगी, R3 प्लस K2 इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ ऑक्यूपाइड सेल क्या है 4। R3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, K2 की वैल्यू है 7 इज इक्वल टू 4। R3 की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 7 इज इक्वल टू -3। R3 की वैल्यू आ गई -3। ऐसे ही अब जो है हम R4 से क्या है K3 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। R4 से वो कैसे निकालेंगे, R4 प्लस K3 इज इक्वल टू 2। कोस्ट लेनी है ऑक्यूपाइड सेल की। R4 की कोस्ट है -1 प्लस K3 इज इक्वल टू 2। K3 की वैल्यू आ गई 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। K3 की हमारी वैल्यू आ गई 3। तो अब इससे क्या है R2 की वैल्यू निकल सकती है। देखिए वो निकालते हैं हम R2 की वैल्यू। R2 प्लस K3 इज इक्वल टू कोस्ट है इसकी 1। R2 की वैल्यू निकालनी है, K3 की है 3 इज इक्वल टू 1। R2 की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 3। R2 आ जाएगा -2। ये सारे ये जो है हमारी वैल्यूज निकल चुकी हैं। अब हम इससे जो है ये अनऑक्यूपाइड सेल्स की वैल्यू निकालेंगे। हम सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमारा जो है अनऑक्यूपाइड सेल कौन कौन से हैं। अनऑक्यूपाइड सेल्स देखिए हमारे कौन कौन से हैं। सबसे पहले है PB, उसके बाद है PC, उसके बाद है QA, आगे है QB और आगे है RA और RC। ये सारे जो है हमारे अनऑक्यूपाइड सेल्स हैं। अब हम इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए जैसे सबसे पहले जो है हमारा अनऑक्यूपाइड सेल कौन सा है PB। तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी कि PB की जो ये कोस्ट दी हुई है 7 माइनस इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो ये बाहर हमने रो की वैल्यू ली थी 0 माइनस इसके कोरेस्पॉन्डिंग जो ऊपर कॉलम की वैल्यू है 7। तो आ गया 7 माइनस 0 7, 7 माइनस 7 0। तो आगे नेक्स्ट PC की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कोस्ट है इसकी 4 माइनस कोरेस्पॉन्डिंग, इधर से भी माइनस कोरेस्पॉन्डिंग कॉलम। तो ये आ जाएगी वैल्यू 4 माइनस 0 4, 4 माइनस 3 1। आगे क्या हुआ कि ये कैसे निकालेंगे 3 माइनस कोरेस्पॉन्डिंग रो की वैल्यू -2 माइनस कोरेस्पॉन्डिंग कॉलम की वैल्यू, ये आ जाएगा 3। आगे निकालेंगे क्या होगी कि 3 माइनस कोरेस्पॉन्डिंग रो की वैल्यू माइनस कोरेस्पॉन्डिंग कॉलम की वैल्यू, इसके कोरेस्पॉन्डिंग कॉलम की वैल्यू ये आ जाएगा 5
-7 -2। RA की देख लेते हैं, ये इसकी कॉस्ट है 5 माइनस कोरस्पॉन्डिंग रो की वैल्यू माइनस कोरस्पॉन्डिंग कॉलम की वैल्यू। ये आ जाएगा 5 + 8 - 2 6। आगे RC की कैसे निकालेंगे, कॉस्ट है 7 माइनस कोरस्पॉन्डिंग रो की वैल्यू माइनस कोरस्पॉन्डिंग कॉलम की वैल्यू। ये हो जाएगा 10 - 3 7। अब इसमें देखिए कि इसमें जो है ये अनऑक्यूपाइड सेल्स की सारों की वैल्यू आ चुकी है, लेकिन इसमें जो बाकी सारे तो पॉजिटिव हैं, लेकिन जो QB की वैल्यू आई है वो क्या है, -2। इसका मतलब है ये जो हमारा सोल्यूशन है वो ऑप्टिमल नहीं है। अब हम जो है ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, जहां पर ये हमारी वैल्यू नेगेटिव में आई है, मतलब जो ये QB की कॉस्ट है वो नेगेटिव में आई है, तो वहां पर हम जो लूप बनाकर है वहां पर चेंजेस करेंगे कॉस्ट में। अगर यहाँ पर तो क्या है, सिर्फ एक ही जो है नेगेटिव में आया है, एक ही सेल की जो कॉस्ट है वो नेगेटिव में आई है। अगर ऐसे हो जाता है, सपोज कि कहीं यहाँ पर भी है जो ये -3 आ जाता है, तो उस केस में हम चेंजेस कहाँ पर करेंगे, जो हमारी जो है नेगेटिव विद द हाईएस्ट वैल्यू जो हमारी कॉस्ट है, तो उस तब हम चेंजेस कहाँ पर करते हैं, यहाँ पर -3 पर। लेकिन अब जो है हमारी एक ही जो है वो नेगेटिव आई है कॉस्ट, तो अब हम यहाँ पर लूप बनाकर यहाँ पर कॉस्ट में चेंजेस करेंगे। लूप वैसे मैंने स्टेपिंग स्टोन मेथड जब करवाया था वहां पर भी बनानी सिखाई थी, यहाँ पर मैं आपको एक बार दोबारा बता रही हूँ। QB यहाँ पर क्या होता है, लूप हम कैसे बनाते हैं कि हमें सिर्फ 90 डिग्री के एंगल पर ही मुड़ना होता है और सिर्फ ऑक्यूपाइड सेल पर ही जाना होता है और वापस यहीं पर आना होता है। तो देखिए यहाँ पर हम जो है इधर नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पर अनऑक्यूपाइड सेल है। ये जो है ये है हमारी QB की कॉस्ट, ये नेगेटिव आई थी, तो इधर ये ऑक्यूपाइड सेल है तो हम यहाँ पर जा सकते हैं। फिर नीचे ये ऑक्यूपाइड सेल है, हम यहाँ पर मुड़ेंगे, फिर ये ऑक्यूपाइड सेल है, यहाँ पर मुड़ेंगे और वापस यहाँ पर आ जाएंगे। अब ये जो थी ये क्या थी, ये जो हमने जहाँ से शुरू किया था वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। फिर हम यहाँ पर गए, ये हो जाएगा नेगेटिव, फिर हम नीचे आए, ये हो जाएगा पॉजिटिव, और फिर हम यहाँ पर गए थे तो ये हो जाएगा नेगेटिव। साइन चेंज करते रहते होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब हमने जहाँ पर ये लूप बनाई है वहाँ पर जो है क्या कॉस्ट में चेंजेस आएंगे, वो मैं आपको यहाँ पर रफ में करके दिखा रही हूँ कि कॉस्ट में चेंजेस कैसे आएंगे। यहाँ पर देखिए कौन कौन सी वैल्यू थी। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कॉस्ट थी 3, यहाँ पर गए थे, यहाँ पर 1 थी, यहाँ इसकी कॉस्ट थी 8, यहाँ 2 10 6 और 2। जहाँ पे शुरू किया था वहाँ क्या आना था, पॉजिटिव, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था, फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब क्या करना होता है कि जो हमारी नेगेटिव वैल्यूज हैं, नेगेटिव वैल्यू कौन कौन सी हैं, एक है ये है -8 और एक ये है -2। इनमें से जो लोएस्ट नेगेटिव वैल्यू है, लोएस्ट नेगेटिव वैल्यू कौन सी है, -2। तो अब हम -2 मतलब ये जो लोएस्ट नेगेटिव वैल्यू है, ये 2 को अब हम क्या करेंगे, जहां पर पॉजिटिव साइन है वहां पर ऐड कर देंगे, जहां पर नेगेटिव साइन है वहां पर लेस कर देंगे। तो देखिए अब ये 2 को, यहाँ पर पॉजिटिव साइन था तो यहाँ पर 2 ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, पहले ये अनऑक्यूपाइड सेल था, 0 थी इसकी वैल्यू, 0 + 2 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2। अब ये 8 था, 8 में से 2 लेस करेंगे तो नई वैल्यू क्या आ जाएगी 6। अब यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, 10 में 2 ऐड करेंगे तो नई वैल्यू क्या आ जाएगी 12। यहाँ पे 2 था, 2 में से 2 लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। ये क्या बन जाएगा, अनऑक्यूपाइड सेल। अब हम जो है इन्हीं वैल्यूज को लेकर हम अपना क्या है नया टेबल बना लेंगे। मैंने ये सारी नई वैल्यूज को लेकर टेबल बना लिया है, जहाँ जहाँ पर हमने चेंजेस की थी मैंने वही सारी न्यू वैल्यूज ले ली हैं। अब हम फिर से वही करेंगे, सबसे पहले कंडीशन चेक करते हैं, m + n - 1, नंबर ऑफ रोज
4 प्लस नंबर ऑफ कॉलम्स 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 6। क्या अब देखना है कि क्या जो ऑक्यूपाइड सेल्स हैं वो भी 6 हैं। 1 2 3 4 5 6 कंडीशन फुलफिल। तो सेम अब हम फिर से वही जो है सबसे पहले क्या करेंगे, अनऑक्यूपाइड सेल्स की वैल्यू निकालेंगे। अनऑक्यूपाइड सेल्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आर और के की हेल्प से। R1 R2 R3 R4, यहाँ पर K1 K2 K3। मैंने फिर से मैं इसकी वैल्यू जो है इसको 0 मान रही हूँ। तो अब हम K1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, R1 प्लस K1 इज इक्वल टू कोस्ट ऑफ ऑक्यूपाइड सेल 2। R1 की वैल्यू है 0 प्लस K1 इज इक्वल टू 2। K1 इज इक्वल टू 2। K1 की वैल्यू क्या आ गई, 2। अब हम K1 की वैल्यू से R4 की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो कैसे निकलेगी, R4 प्लस K1 इज इक्वल टू कोस्ट ऑफ ऑक्यूपाइड सेल। R4 प्लस K1 2 इज इक्वल टू 1। R4 की वैल्यू आएगी 1 माइनस 2। R4 इज इक्वल टू -1। अब जो है हम R4 की वैल्यू से K3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो कैसे निकलेगी, R4 प्लस K3 इज इक्वल टू कोस्ट ऑफ ऑक्यूपाइड सेल 2। R4 की वैल्यू थी -1 प्लस K3 इज इक्वल टू 2। K3 की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। K3 की वैल्यू क्या आ गई, 3। अब हम K3 की हेल्प से निकाल सकते हैं R2 की वैल्यू। वो कैसे निकालेंगे, K3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, R2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, R2 प्लस K3 इज इक्वल टू कोस्ट ऑफ ऑक्यूपाइड सेल 1। R2 प्लस K3 की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 1। R2 इज इक्वल टू 1 माइनस 3। R2 की वैल्यू आ जाएगी -2। अब हम जो है R2 की हेल्प से K2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, R2 प्लस K2 इज इक्वल टू कोस्ट ऑफ ऑक्यूपाइड सेल। -2 प्लस K2 इज इक्वल टू 3। K2 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। K2 की वैल्यू आ गई 5। अब हम K2 की हेल्प से R3 की वैल्यू निकालेंगे। R3 प्लस K2 इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ ऑक्यूपाइड सेल 4। R3 प्लस K2 5 इज इक्वल टू 4। R3 इज इक्वल टू 4 माइनस 5। R3 इज इक्वल टू -1। हमने सारी इनकी वैल्यूज निकाल ली हैं। तो अब वैसे ही सेम हम अनऑक्यूपाइड सेल्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कौन कौन से अनऑक्यूपाइड सेल हैं। सबसे पहले है PB, उसके बाद है PC, उसके बाद है QA, RA, RC और SB। इनकी वैल्यूज हम निकालते हैं। PB की वैल्यू कैसे निकालेंगे, PB की यहाँ पर कोस्ट कितनी है 7 माइनस कोरस्पॉन्डिंग रो की वैल्यू माइनस कोरस्पॉन्डिंग कॉलम की वैल्यू, ये आ जाएगा 2। आगे PC की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 4 माइनस कोरस्पॉन्डिंग रो की वैल्यू माइनस कोरस्पॉन्डिंग कॉलम की वैल्यू, ये आ जाएगा 1। आगे QA की 3 माइनस कोरस्पॉन्डिंग रो की वैल्यू माइनस कोरस्पॉन्डिंग कॉलम की वैल्यू, ये आ जाएगा 5 माइनस 2 3। आगे RA की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 5 माइनस कोरस्पॉन्डिंग रो की वैल्यू माइनस कोरस्पॉन्डिंग कॉलम की वैल्यू, ये आ जाएगा 6 माइनस 2 4। आगे RC की वैल्यू 7 माइनस कोरस्पॉन्डिंग रो की वैल्यू माइनस कोरस्पॉन्डिंग कॉलम की वैल्यू, ये आ जाएगा 8 माइनस 3 5।
आगे लास्ट एस बी की वैल्यू 6 माइनस कोरस्पॉन्डिंग रो की वैल्यू माइनस कोरस्पॉन्डिंग कॉलम की वैल्यू, ये आ जाएगा 7 माइनस 5 2। अब जो यहाँ पर जो हमारी सारी कोस्ट आई हैं अनऑक्यूपाइड सेल्स की, वो सारी क्या आई हैं पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि यही जो हमारा है वही ऑप्टिमल सोल्यूशन है। अगर फिर से यहाँ पर कोई नेगेटिव में आ जाता तो सेम हम वही लूप बनाकर दोबारा वैल्यू में चेंजेस लाते, लेकिन अब ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव आ गई हैं, मतलब यही है हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो अब ऑप्टिमल सोल्यूशन हमारा हमें मिल गया है, तो अब हम क्या निकालेंगे, टोटल कोस्ट। टोटल कोस्ट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले पी ए में हमने 5 यूनिट्स अलॉट किए थे और कोस्ट थी 2, ये हो गया 10। आगे क्यू बी में हमने यूनिट्स अलॉट किए हैं 2 और कोस्ट है हमारी 3, ये हो गया 6। आगे क्यू सी में हमने यूनिट्स अलॉट किए हैं 6 और हमारी कोस्ट है 1, ये भी हो गया 6 इंटू 1 6। आगे आर बी में हमने 7 यूनिट्स अलॉट किए हैं और वहाँ पर हमारी कोस्ट थी 4, ये हो गया 7 4 28। आगे एस ए में हमने 2 यूनिट्स अलॉट किए हैं इंटू हमारी कोस्ट है 1, तो ये हो गया 2 इंटू 1 2। आगे एस इंटू सी में 12 इंटू 2 24। इन सब का टोटल हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल आएगा इनका 76। यही है हमारी ऑप्टिमल टोटल कोस्ट। अगर आपको मेथड समझ में आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।